ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस जेल ब्रेक की कहानी है जिसने एल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जेल के कैदियों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। खाना खाते समय एक कैदी के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। यह देखकर कि गार्ड ध्यान नहीं दे रहा, उसने चुपचाप चम्मच को अपने जूते के तले पर रगड़ा जब तक वह गंदा न हो गया। फिर आराम से गार्ड को बुलाया और कहा कि उसका चम्मच गंदा है, उसे नया चाहिए। उसके साथी ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया और वही मांग रख दी। दोनों को इतनी गंभीरता से देखकर गार्ड को कोई शक नहीं हुआ और उसने उनकी बात मान ली। और यही लापरवाही इतिहास की सबसे बड़ी जेल तोड़ने की घटना का कारण बनी। जब वे बड़े आराम से सामने के काउंटर पर पहुंचे तो साथी ने जानबूझकर गार्ड से बातों ही बातों में उलझा दिया। यह देखकर कि उसने गार्ड का ध्यान सफलतापूर्वक विचलित कर दिया है, उस आदमी ने जल्दी से नए चम्मच ले लिए। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि उसने 2 लिए थे। हालांकि सिर्फ एक चम्मच से भागना काफी नहीं था, उसे एक अधिक उपयुक्त औजार बनाने की जरूरत थी। अगले दिन 20 मिठाई की डिशेज की कीमत पर उसने एक बूढ़े कैदी से, जिसके कनेक्शन थे, कुछ सहायक सामग्री प्राप्त की। सब कुछ तैयार होने के बाद उस आदमी ने पहले चम्मच को 2 टुकड़ों में तोड़ा, फिर नेल क्लिपर को अलग किया, उसकी फाइल रगड़ने वाली सतह का इस्तेमाल करके एक सिक्के को पीसकर पाउडर बना दिया, फिर एक माचिस जलाई और चम्मच के हैंडल को फाइल से जोड़ दिया। तीव्र आंच के नीचे सिक्के का पाउडर पिघलना शुरू हो गया। जल्द ही उसने सफलतापूर्वक एक हाथ से काम करने वाला उपकरण बना लिया, एक सुविधाजनक खुदाई का औजार। अब परीक्षण की बारी थी। उसने अपने सेलमेट को पहरा देने को कहा और अगर कोई गार्ड आए तो सीटी बजाकर चेतावनी देना। उनके सेल में एक वेंटिलेशन डक्ट था। उसने पहले नेल क्लिपर से उसे कुरेदा था, लेकिन पाया कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने यह नया औजार बनाया जो नेल क्लिपर से कहीं अधिक सुविधाजनक था। लेकिन जब वह जोश के साथ कुरेद ही रहा था कि अचानक एक गार्ड सेल का निरीक्षण करने आ गया। उसका साथी हालांकि नींद से लड़ रहा था। सौभाग्य से एक अन्य कैदी ने जानबूझकर गार्ड से बातें शुरू कर दी, जिससे वह जाग गया। उसने सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन उसे आती ही नहीं थी। इसलिए उसने जल्दी से टेबल से एक कप लिया और उसे सलाखों से टकराया। किस्मत से वह आदमी सतर्क था और उसने गार्ड के कदमों की आहट सुन ली। उसने जल्दी से छेद को किसी चीज से ढक दिया। वह गार्ड से बात करता रहा, लेकिन उसका ध्यान नीचे अपने औजार पर था। अगर यह पकड़ा जाता तो परिणाम विनाशकारी होते। सौभाग्य से गार्ड को कुछ नजर नहीं आया। उसके जाने के बाद उस आदमी ने अपने साथी को सही से पहरा देने की नसीहत दी, फिर दीवार को कुरेदना जारी रखा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि वेंटिलेशन ग्रिल में एक कुंडी लगी थी जो उसे रोक रही थी। उसे निकालने के लिए एक औजार चाहिए था। अगले दिन कारपेंटरी की वर्कशॉप जाते समय उसने एक मौका देखा। जब गार्ड देख नहीं रहा था तो उसने अपनी जेब से कुरेदे गए मिट्टी के टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। फिर अंदर जाकर उसने एक लकड़ी का जूता, एक तरह का औजार बनाया जिससे वह ग्रिल के 2 कुंडे निकालने की योजना बना रहा था। लेकिन मेटल डिटेक्टर को कैसे पार किया जाए, 150 की बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जब गार्ड ने उसकी तलाशी ली तो उसने जानबूझकर लकड़ी का जूता दिखाया, कहा कि वह इसका इस्तेमाल कपड़े टांगने के लिए करेगा। आखिरकार गार्ड ने वह लकड़ी का जूता जब्त कर लिया, लेकिन असल में उसने अपने जूते के तले के नीचे एक और छुपा रखा था। पहला तो सिर्फ धोखा था। उसने लकड़ी के जूते को कुंडी से फंसाया, फिर बस उसे लात मारकर खोल दिया। लोहे की ग्रिल आसानी से निकल आई। उसने उत्सुकतावश अपना सिर अंदर किया और देखा कि अंदर कई पाइप थे। उन पाइपों के सहारे शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन भागना अभी भी काफी नहीं था। उन्हें एक और अधिक महीन योजना बनाने की जरूरत थी। पहली बात, गार्डों के अचानक निरीक्षण से कैसे बचा जाए। एक बार उन्हें पता चला कि वेंटिलेशन डक्ट तोड़ दिया गया है तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। दूसरी बात, रात के निरीक्षण, बेड चेक के दौरान कैसे बचा जाए। चतुर आदमी ने जल्द ही एक उपाय सोच लिया। कुछ पेंट और अखबार लेकर वेंटिलेशन ग्रिल की नकली तस्वीर बनानी थी और फिर उसे किसी चीज से ढक देना था। बेड चेक से बचना और भी आसान था। अखबार से एक नकली सिर बनाकर बिस्तर पर रखना था। अंधेरे में गार्डों को असली नकली का फर्क करना मुश्किल होगा। लेकिन एक और भी बड़ी समस्या थी। जेल एक द्वीप पर बनी थी। अब सवाल था उस समुंदर को पार कैसे करेंगे। एक अन्य साथी हजामत की दुकान पर काम करता था और कुछ बाल ला सकता था। उस आदमी ने अपना वेंटिलेशन चैनल खोल लिया था। अब वह बाकी तीनों के लिए ढांचा तैयार करता जब वे अपने अपने वेंटिलेशन डक्ट खोलते। अगले दिन साथी बाल लेकर आया और चार्ली ने गार्ड से पेंट के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया। अब सिर्फ अखबारों की कमी थी। सौभाग्य से कैदियों को हर दिन किताबें पढ़ने की इजाजत थी।
इसलिए उस आदमी ने लिटिल फेई से, जो लाइब्रेरी का प्रभारी था, अखबार मांग लिए। सारी चीजें जमा होने के बाद उसने तुरंत नकली सिर बनाना शुरू किया। उसने दीवार से कुरेदे गए प्लास्टर को पानी में भिगोकर सीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया, फिर उसे अखबार के साथ मिलाया। जल्द ही एक मोटा मॉडल तैयार हो गया। अब रंग भरने की बारी थी। उसके उत्कृष्ट कौशल के तहत एक नकली सिर तैयार हुआ जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। गार्डों को कभी फर्क नजर नहीं आएगा। उसने एक नकली लोहे की ग्रिल भी बनाई और रंग भरने के बाद वह पूरी तरह से असली लग रही थी। सुरक्षा के लिए उसने पहले ही रास्ता जांचने का फैसला किया। वेंटिलेशन डक्ट में घुसने के बाद वह तुरंत पाइपों पर चढ़ने लगा। ठीक उसी समय एक गार्ड बेड चेक के लिए आ गया। चार्ली ने जल्दी से सलाखें खटखटाकर उसे चेतावनी दी। गार्ड उस आदमी के सेल में आया। काफी देर तक देखता रहा, लेकिन उसे पता नहीं चला कि बिस्तर पर लेटा व्यक्ति नकली था। इस बीच वह आदमी पाइपों पर चढ़कर जेल की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया था। ठीक जब उसने सोचा कि वह और ऊपर चढ़ सकता है, तो एक लोहे का दरवाजा उसका रास्ता रोक रहा था। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच सका। इससे पहले कि वह कोई उपाय सोचता, एक और गार्ड दूसरे बेड चेक के लिए आ गया। जब गार्ड अपना डंडा उठाने के लिए झुका, तो उसकी नजर उस आदमी के बिस्तर पर पड़ी और उसे बालों में कुछ गड़बड़ नजर आई। इसलिए उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सब कुछ सही था। अगले दिन नाश्ते के समय उस आदमी ने अपने साथियों को बताया कि पिछली रात क्या हुआ था। सबकी प्रगति काफी अच्छी थी। चार्ली को छोड़कर, जो अभी भी दीवार कुरेद रहा था, बाकी दोनों ने अपने नकली सिर पूरे कर लिए थे। उसने उसी रात जॉन के साथ फिर से ऊपर चढ़ने का फैसला किया। उस रात वे जल्दी से पाइपों पर चढ़ गए। दूसरे की मदद से उस आदमी ने ग्रिल को पकड़ लिया। ऊपर चढ़ने के बाद उसने देखा कि लोहे का दरवाजा कई बड़े धातु के क्लैंप ब्रैकेट से पकड़ा हुआ था, जिन्हें अकेले मानव बल से निकालना असंभव था। उन्हें एक इलेक्ट्रिक ड्रिल और तारों की जरूरत थी। वहां एक पावर आउटलेट मौजूद था, लेकिन उन सामानों को जेल के अंदर लाना लगभग असंभव था। अगर किसी कैदी के पास धातु का एक अतिरिक्त टुकड़ा भी मिल जाता, तो गार्ड उससे बारीक पूछताछ करते। एक ड्रिल की क्या बात करें, एक ऐसा औजार जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता था। लेकिन जहां चाह वहां राह है। अगले दिन संगीत की क्लास में उस आदमी ने क्लासरूम में एक इंजन देखा, लेकिन वहां कोई ड्रिल बिट या तार नहीं थे। इसलिए उसने फिर से उस बूढ़े कैदी से मदद मांगी, इस बार अपनी सारी भविष्य की मिठाइयों की कीमत पर। लेकिन एक समस्या और थी, उस इंजन को गार्डों की आंखों के सामने से बाहर कैसे ले जाया जाए। आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते उसने क्या किया। उस आदमी ने स्पष्ट रूप से उसे अपने बाजे के केस के अंदर रख दिया। उसके साथियों को लगा कि वह पागल हो गया है। अगर पकड़ा गया तो उसकी जान जा सकती थी। जब गार्ड ने तलाशी लेने की बात कही, तो चार्ली इतना घबरा गया कि उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलती थीं। लेकिन उस आदमी ने साहस पूर्वक उसे टोकते हुए कहा, क्या बाजे के केस में बाजा नहीं होता? ये सुनते ही गार्ड की बोलती बंद हो गई। अंततः वह सभी औजार प्राप्त करने में सफल रहा। ड्रिल को असेंबल करने के बाद दोनों ने अपना काम शुरू किया। अपने साथी की मदद से वह फिर से लोहे के दरवाजे पर चढ़ गया, फिर अपने पैरों से ग्रिल को पकड़कर खुद को स्थिर किया। तैयार होने पर नीचे जॉन ने उसे एक स्टील का पाइप दिया। उस आदमी ने उस पाइप से सलाखों को खोला, क्योंकि उसे ऑपरेशन जारी रखने के लिए दूसरी तरफ रेंगने की जरूरत थी। लेकिन शोर ने नीचे एक गार्ड का ध्यान खींच लिया। हालांकि दोनों अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्हें खतरे का आभास नहीं हुआ। ड्रिल की मदद से धातु का क्लैंप जल्द ही ढीला हो गया। सौभाग्य से ठीक उसी समय जब गार्ड ऊपर आया, उसने काम बंद कर दिया था। नीचे वाले गार्ड ने सोचा कि उसने कुछ कल्पना कर लिया है और वापस चला गया। अब सब कुछ तैयार था, बस लाइफ जैकेट और एक लाइफ राफ्ट की कमी थी। साथी ने कहा कि वे मंगलवार तक तैयार हो जाएंगे। जब आशा उनके ठीक सामने थी, चार्ली पीछे हटने लगा। वह पकड़े जाने और गोली मारे जाने से डरता था। वह बस इतना ही कह पाया कि उसे पूरा भरोसा है कि वह सबको आजादी तक पहुंचा सकता है। लेकिन उस दिन जेल में कुछ असामान्य घटा। वार्डन राउंड के दौरान गलती से सेल में नेल क्लिपर गिरा बैठा। उसने गार्ड से दरवाजा खोलने को कहा। क्लिपर वापस लेने के बाद उसने कैदी द्वारा बनाई गई अपनी ही एक पोर्ट्रेट देखी। अपमानित महसूस करके उसने तुरंत सेल खाली करवा दी और कैदी की सारी पेंटिंग जब्त कर ली। उस कैदी की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसे टक्कर मारने के कारण सजा हुई थी, एक साधारण ट्रैफिक दुर्घटना, लेकिन पीड़ित एक पुलिस अधिकारी था, इसलिए उसे 99 साल की सजा हुई थी। उस उम्र में वह जेल से बाहर निकलता ही नहीं। अब सिर्फ एक तस्वीर के कारण उसके एकमात्र शौक को छीन लिया गया। उस दिन उसने चुपके से उस आदमी की जेब में कुछ डाला, फिर गार्ड से एक कुल्हाड़ी मांगी, कहा कि वह एक मेज और कुर्सी बनाना चाहता है। लेकिन अगले ही पल गार्ड के सामने उसने अपना हाथ काट दिया। गार्ड इतना हैरान रह गया कि बेहोश हो गया। आखिरकार उसे जबरदस्ती ले जाया गया। उस आदमी ने दूसरे कैदी की कटी हुई उंगलियां एकत्र की, फिर अपनी जेब में हाथ डाला
अंदर एक फूल था। ये फूल द्वीप के दूसरी तरफ से बहकर आया था। ये आजादी का प्रतीक था। उस बूढ़े कैदी का मानना था कि वे जरूर भाग निकलेंगे और वह हमेशा उस फूल को अपने पास रखेगा। जब वह पहली बार इस जेल में आया था तो उस बूढ़े ने उसकी बहुत देखभाल की थी, लेकिन उसी दिन वार्डन ने फूल देख लिया। जेल में पौधे उगाने की इजाजत नहीं थी। उसने उसे बेरहमी से कुचल डाला। इससे बूढ़ा कैदी इतना क्रोधित हो गया कि उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन के अहंकार और बूढ़े कैदी की मृत्यु ने उस आदमी के भागने के इरादे को और पक्का कर दिया। अगले दिन उसने शाओ हुई को अलविदा कहा। दूसरे ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया। उन्होंने सम्मान में हाथ मिलाया। लेकिन भागने से ठीक एक दिन पहले वार्डन अचानक एक निरीक्षण करने आया। उसे शक था कि वह आदमी भागने की योजना बना रहा है, लेकिन पूरा बिस्तर छान मारने के बाद भी उसे कुछ संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि चालाक वार्डन ने अपना ध्यान म्यूजिक बॉक्स की तरफ लगाया। उसके पीछे ही वेंटिलेशन डक्ट था। उसने पहले बॉक्स की जांच की। वह आदमी बहुत घबरा गया, डरा कि कहीं वार्डन को नकली ग्रिल का भेद न पता चल जाए। सौभाग्य से उसने उसे इतनी असल जैसा रंगा था कि वार्डन को कुछ नजर नहीं आया। उन्हें जल्दी से कार्रवाई करनी थी, क्योंकि बाद में अलग होने पर मौका हाथ से निकल जाता। सौभाग्य से साथी ने पहले ही सब जरूरी चीजें तैयार कर रखी थीं। उस आदमी ने उसी रात कार्रवाई करने का फैसला किया, क्योंकि उसने पहले ही रास्ता जांच लिया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस ठीक नाजुक मोड़ पर चार्ली डर के कारण पीछे रह गया। अगर पकड़े गए तो उन्हें क्रूर मौत की सजा हो सकती थी। वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उस आदमी के पास कहने को और कुछ नहीं था। उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब गार्ड बेड चेक के लिए आया तो उसने देखा कि वे सोते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि बिस्तरों पर नकली शरीर थे। इस बीच चार्ली अकेले रो रहा था। गार्ड ने बस अपना सिर हिलाया। जेल में ऐसा आम बात थी। उस समय बाकी तीनों लोहे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने पहले जॉन को जांच के लिए ऊपर भेजने का फैसला किया। ऊपर जाकर उसने जल्दी से वेंटिलेशन कवर हटा दिया। शोर ने तुरंत वॉच टावर में एक गार्ड का ध्यान खींचा, लेकिन जब उसने सर्च लाइट घुमाकर देखा तो उसे कुछ असामान्य नजर नहीं आया और उसने मान लिया कि कोई छोटा जानवर होगा। उसने सर्च लाइट बंद करने के बाद जॉन जल्दी से पाइप से बाहर निकला। फिर बाकी दोनों को संकेत देने के लिए पाइप की दीवार खटखटाई। संकेत सुनकर उस आदमी ने दूसरे साथी को ऊपर चढ़ने में मदद की। फिर उसने लाइफ जैकेट और लाइफ राफ्ट को ऊपर थमाया, जिसे साथी ने जॉन तक पहुंचाया। अब उसकी खुद के बाहर निकलने की बारी थी, लेकिन क्योंकि साथी का शरीर बड़ा था, वह पाइप के मुंह पर फंस गया। वह बुरी तरह से धक्का मुक्की करके घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः सफल हो गया। बाहर निकलने के बाद उसने तुरंत एक कोने में छिपना पसंद किया, एक ऐसा स्थान जो सर्च लाइट से अच्छी तरह छिपा हुआ था। जब वे दोनों सुरक्षित हो गए तो वह आदमी जल्दी से बाहर निकला। इधर दूसरी ओर चार्ली ने आखिरकार हिम्मत जुटा ली और दांव लगाने का फैसला किया। लेकिन क्या अब भी समय बाकी था? तीनों ने सही समय देखकर अपना सामान उठाया और सरक गए। सर्च लाइट लगातार इधर उधर घूमती रही, लेकिन उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाई, जब तक कि वे अंधेरे में गायब नहीं हो गए। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद उस आदमी ने वेंट की तरफ देखा, लेकिन फिर भी चार्ली का कोई निशान नहीं था। उसके पास चलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी और नीचे उतरने लगे। ऊपर वालों को लगातार सर्च लाइट से बचना पड़ता था। पहले तो सब कुछ ठीक रहा। एक बार नीचे उतरने के बाद वे सेल ब्लॉक के बाहर थे, लेकिन जब जॉन नीचे उतरा तो एक दुर्घटना हुई। उसकी लाइफ जैकेट एक पाइप में फंस गई। ये बहुत खतरनाक था। किसी भी शोर से गार्ड सचेत हो सकते थे। सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं हुआ। लाइफ जैकेट को फटने से बचाने के लिए कांटेदार तार की बाड़ पार करते समय उन्होंने फैसला किया कि पहले एक चढ़ेगा, फिर बाकी दो जैकेट फेंक देंगे। वह आदमी पहले चढ़ा। वह तेजी से चला क्योंकि समय कम हो रहा था। इधर चार्ली लोहे के दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन अकेले वह ऊपर तक नहीं पहुंच सकता था। उसे पछतावा हो रहा था कि वह दूसरों के साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका था, लेकिन अब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। जल्द ही तीनों ने बाड़ पार कर ली और जेल के बाहर की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर में वे एक जंगल में पहुंचे। सड़क पार करने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से लाइफ राफ्ट निकाला और उसे फुलाया। तीनों ने मिलकर जल्द ही उसे पूरा फुला लिया। अब उन्हें बस लाइफ जैकेट पहननी थी, राफ्ट पर बैठना था और समुद्र पार करना था। भले ही ठंडा समुद्र का पानी उन्हें कांप आ रहा था, आजादी सामने थी और वे किसी भी चीज से नहीं डरते थे। घंटों बाद आसमान में उम्मीद की तरह सूरज धीरे धीरे उग आया। गार्ड सुबह के सेल चेक शुरू कर चुके थे। जब गार्ड उस आदमी के सेल में आया तो उसने देखा कि वह आदमी अभी तक उठा ही नहीं था। यह एक बहुत बड़ा दाग होगा। उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। ये एक सच्ची कहानी है। इसके 1 साल के भीतर ही एल्केट्राज जेल को बंद कर दिया गया था और पुलिस को तीनों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। वे कहाँ भाग गए
ये कोई नहीं जानता। इसके साथ ही यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।